टुडे विल डिस्कस द प्रोविजंस और द कंसेप्ट। इस पे बहुत इश्यूज है और बहुत इश्यूज में सोच सकते हैं, राइट? तो लेट्स डिस्कस द प्रोविजंस फर्स्ट। 17 सबसेक्शन 5 क्या बात करता है? मैं आज का प्रोविजन बता रहा हूं। दिस इज अमेंडेड प्रोविजन। सो मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर, दैट इज 12+1। तो जो काटा हुआ दिख रहा है ना आपको, वो हट गया है। तो पहले कन्वेंस भी था, वो हटा दिया उन्होंने। सो मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13%। तो 13 के नीचे 12+1 के नीचे क्रेडिट नहीं मिलेगी। ऐसे पढ़ते हैं इसको कि क्रेडिट सबको मिलेगी, बट मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन को नहीं मिलेगी जिसकी कैपेसिटी 13 के नीचे है। उसमें एक्सेप्शन है। मतलब इसमें किस किस को मिलेगी? इसमें मिलेगी जो यूज हो रहा है फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, ड्राइविंग, फ्लाइंग, नेविगेशन ऑफ सच व्हीकल्स। इसका मतलब अगर आप वो इस वैसे व्हीकल को ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर फर्दर सप्लाई करें तो मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में यूज करें तो मिल जाएगा। अगर आप गाड़ी सिखाने वाला स्कूल खोल के रखे हो तो मिल जाएगा। दैट्स इट। वेसल्स पे, वेसल एंड एयरक्राफ्ट पे क्रेडिट नहीं मिलेगी एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ सच वेसल और एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रेनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पे यहाँ पर क्रेडिट मिलेगी। ऊपर में बात क्यों नहीं कर रहा गुड्स के बारे में? बिकॉज ऊपर का लाइन ही चेंज कर दिया इन्होंने स्टार्ट ही किया कि क्रेडिट सबको मिलेगी, खाली क्रेडिट किसको नहीं मिलेगी? मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स, राइट? उन्होंने स्टार्ट ही किया कि किसको नहीं मिलेगी? पर्सन्स के ट्रांसपोर्टेशन वाले को नहीं मिलेगी जो 13 सीटर से नीचे हैं। बट उसमें भी किस किस को मिल जाएगी? इन तीनों को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक रूलिंग खाई डिस्कस कर रहा हूं छोटा सा इसमें। The applicant is engaged in the business of providing mobile laboratory service of testing quality of cotton। उन्होंने गाड़ी में एक इक्विपमेंट डाल दिया और उन्होंने बोला कि जाओ, मेरे 10 वेंडर्स हैं, तुम जाके जहां पर कॉटन चेक कर लोगे, अप्रूव कर दोगे, मैं वो ले लूंगा। Whether GST paid on the purchase of motor vehicles is eligible as ITC? फ्रेंड्स आंसर नहीं पढ़िए, लेट्स डिस्कस दिस। आपके अकॉर्डिंग क्या इस गाड़ी का क्रेडिट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? मेरा बिजनेस क्या है? मैंने गाड़ी खरीदा, मैं कॉटन मैन्युफैक्चरर हूं और मैं वो गाड़ी भेजता हूं। उसमें छोटी सी एक मशीन बैठाई हुई है कि जाओ मेरे वेंडर के पास जाके चेक करो कॉटन का क्वालिटी मिलेगा, इज गुड और नॉट। सो व्हाट द जजमेंट सेड कि क्रेडिट नहीं मिलेगा एज 13 सीटर के नीचे है, जो भी एक्सपायरी रीजन एज क्लियरली स्पेसिफाइड इन 17(5), यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू हैव द क्रेडिट। फ्रेंड्स, अगर आप पहले वाला स्लाइड में ध्यान दो तो जो जो लिखा हुआ है, यस डेफिनेटली सर कैन बी चैलेंज्ड, definitely sir can be challenged. Sir, advanced ruling can always be challenged, as you know clearly, it can always be challenged. Advanced ruling, we are only referring for the purpose to get the intent of the law। अभी तक जो जजमेंट आए हैं और कोई रूलिंग नहीं है सर। मैंने तो सारे रूलिंग्स हटाना चालू कर दिया है स्लाइड से, ये रह गया। अदरवाइज खाली अपने बात कर रहे हैं कि इस एडवांस रूलिंग में ऐसा कुछ बात हुआ था, दैट्स इट, ओनली टू अंडरस्टैंड द इंटेंट, राइट? इट कैन ऑलवेज बी चैलेंज सर। सर एडवांस रूलिंग को चैलेंज कर दिया इन्होंने। इफ यू नो एडवांस, द एंटायर कंसेप्ट ऑफ एडवांस रूलिंग एंड AA एंड AAR हैज बीन चैलेंज्ड कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग है। सो कमिंग टू दिस विद द मोटर व्हीकल्स थिंग, जो गाड़ी की क्रेडिट मिल रही है दैट इज अबव 13 सीटर या बिलो 13 सीटर, आई एम यूजिंग इट फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स और टीचिंग हाउ टू ड्राइव कार, इन सब पे जो क्रेडिट मिल रही है, इन सब की रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस पे भी मिलेगी, और एल्स नहीं मिलेगी, राइट? और एल्स नहीं मिलेगी। तो डायरेक्टर का लंबगनी है, उसकी इंश्योरेंस पेमेंट हो रही है कंपनी के अकाउंट से, क्रेडिट नहीं मिलेगी, क्रेडिट नहीं मिलेगी। ओके,
Supply of goods and service being foods and beverages. Friends, food and beverages. I'm just extending the rubber. I'm just unnecessary pulling the rubber. But I want to put my thoughts. लॉ में लिखा हुआ है फूड एंड बेवरेजेस, फूड कॉमा या फूड और बेवरेजेस नहीं लिखा हुआ है. तो इसका मतलब है कि अगर मैं फूड एंड बेवरेजेस लेता हूं तो ही ब्लॉक रेट में आता है. अगर मैं खाली फूड लेता हूं तो शायद वो ब्लॉक रेट में नहीं आए. अगर मैं खाली आपका कोको कोला मंगवाता हूं तो शायद वो ब्लॉक रेट में नहीं आए. इट्स अ थॉट कि फूड एंड बेवरेजेस लिखा हुआ है, फूड और या फूड कॉमा बेवरेजेस नहीं लिखा हुआ है. राइट. तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बीइंग फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, health service, cosmetic and plastic surgery, allowed only if goods and service of a particular category are used towards making taxable outward supply in the same category. इसका मतलब मैं आउटडोर केटरिंग वाला हूं, आप भी आउटडोर केटरिंग वाले हो. मैंने ऑर्डर लिया, मैंने आपको आउटसोर्स कर दिया, आपने भी मुझे आउटडोर केटरिंग सर्विस प्रोवाइड की, मैंने भी अपने क्लाइंट को आउटडोर केटरिंग सर्विस प्रोवाइड की. आपकी इनवॉइस की क्रेडिट मुझे मिल जाएगी, मेरी इनवॉइस की क्रेडिट इस कॉर्पोरेट को शायद नहीं मिले, राइट. आगे बढ़ते हैं. लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस रेंट अ कैब allowed only if where the services are notified as obligatory for an employer to provide an employee of service of a particular category are used towards making taxable or outward taxable outward supplies of the same category. तो मैंने अगेन रेंट कैब सर्विस लिया और मैंने इवेंट मैनेजमेंट किया तो मुझे मिल जाएगी. और अगर मैं एज एम्प्लॉय को देता हूं तो वो if the employer has the obligation to do it तब मिल जाएगा. मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, ट्रैवल बेनिफिट्स टू एम्प्लॉइज नहीं मिलेगा. बट फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, अगर हमारा डायरेक्टर जाके इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स या कोई भी फिकी या कोई भी एसोसिएशन, बिजनेस एसोसिएशन में जाके मेंबरशिप देता है तो टू माइंड क्रेडिट मिलेगा, राइट. ओनली बिकॉज उसका नाम क्लब है, उसके नाम में क्लब लिखा हुआ है, तो गवर्नमेंट कैन नॉट डिनाई द क्रेडिट. बट in the daily practice what we are seeing that they are denying the credits, but to my mind the credit is fully admissible. Okay friends, इसमें आने के पहले एक छोटी सी डिस्कशन प्रीवियस स्लाइड में एक बाकी रह गई. मैंने 17 सबसेक्शन 5 का ये जो कोट किया है, यहां पर इंटेंशनली एक वर्ड कोट नहीं किया है. तो आई एम गिविंग यू एग्जांपल, you share your thoughts, then I will quote that. So let's say we are having a live webinar, not live webinar, live seminar. So in Kolkata we have a Lalit 5-star hotel here. So I invited you all, you came to this Lalit hotel. I charge you a delegation fees plus GST. I charge you a delegation fee plus GST. Let's say 10,000 rupees delegation fee plus GST 18%, 11,800 रुपये आप मुझे दे रहे हो. अब आइडियली मैं क्या कर रहा हूं, मैं बैंक्वेट चार्जेस पेमेंट कर रहा हूं, मैं फूड चार्जेस पेमेंट कर रहा हूं, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, माइक, प्रोजेक्टर, उन सब की पेमेंट कर रहा हूं. क्या अभिषेक अग्रवाल को फूड चार्जेस पे, फूड एंड बेवरेजेस, लेट इट बी फूड एंड बेवरेजेस या फिर लेट इट बी आउटडोर केटरिंग, क्या मुझे आउटडोर केटरिंग जो इनवॉइस का मैं पेमेंट कर रहा हूं ललित को, क्या उस पे मुझे क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? Will Abhishek will get the credit of outdoor catering which he have paid 2 years 5 no's. Okay, not a same category. Yes. Now I have intentionally not put a word on the slide. The word is allowed only if the goods or service of a particular category are used towards making taxable outer supply of the same category or as an element of a composite or a taxable supply.
friends, very important, or as an element of a composite or a taxable supply. फ्रेंड्स, हमारे कोलकाता में बहुत सारे बड़े बड़े एसोसिएशंस हैं जो कंसिस्टेंटली सेमिनार्स करवा रहे हैं, because they are registered in the GST, they are charging GST from the clients, from the delegates, and they were not taking the credit. If you have any one client who is a event manager, I'm sure आपने बोला होगा कि क्रेडिट मत लो खाने का. Since Abhishek is charging 10,000 rupees plus GST as a delegation fees, और वो क्या चीज का फीस ले रहा है, वो बोल रहा है कि आप आइए, जीएसटी सीखिए, चाय पीजिए, लंच टाइम में खाना खाइए, एंड रेस्ट रिलैक्स करके आप यू एंजॉय द एम्बियंस एंड लर्न जीएसटी फ्रॉम अस. सो अभिषेक इज प्रोवाइडिंग यू अ packaged, a composite supply of service of delegation of GST principal supply, ancillary supply of service, tea, coffee, food, outdoor catering, everything. So Abhishek will be entitled to get the credit of the outdoor catering. Abhishek will be entitled to get the credit of all the expenses which he have rendered to deliver this service. Right, friends? It is important, इसलिए I discuss this way so that ये आपके दिमाग में हमेशा रहे. Right? Anything to discuss further, or we can move further? Okay. So next is free subsidized foods provided to employees of the company is chargeable under GST or not? So can this supply be treated as outward supply and ITC on outdoor catering service can be availed? क्या हो रहा है फ्रेंड्स, मैंने ये टीवीएस मोटर्स का केस है. एक्चुअली टीवीएस मोटर्स ने लेट्स से 1000 रुपये में 100 रुपया पर थाली मंगवाया और अपने एम्प्लॉयज को 50 रुपया पर थाली चार्ज करके दे दिया. तो दे आर गिवन अ कंसेशन रेट. तो अब क्या वो 100 रुपया थाली जो वो ले रहा है, क्या उस पर क्रेडिट उसको मिलेगा? क्या उस पर क्रेडिट उसको मिलेगा? तो इसमें लिख रहा हुआ है कि यस, एलिजिबल एज इट इज मेकिंग अ आउटडोर सप्लाई टू द एम्प्लॉयज ऑल्सो, ineligible only if it is consumed for the personal consumption. The connection is multiplied with the section 217. Section 2 subsection 17 defines word business. So business में कहीं frequency या कुछ देखा नहीं जा सकता. आप अगर supply कर रहे हो, it is a business. TVS Motors is having huge business. The outdoor catering 50 rupees reimbursement or a concession rate is not even peanuts in the balance sheet, but it is fulfilling all the condition of a business, and therefore वो supply माना जा रहा है. तो वो जो outdoor catering है 100 रुपया, वो जो outdoor catering है 100 रुपया, उसका credit उसको मिलेगा. Right, friends? I am stopping here because somebody said video stop. I guess everything is okay from my end. Voice not clear, is it? Clear? Okay, friends, issues तो सबको हो रहे हैं, I am sure, but I guess all clear from my end, right? Okay, couple of things which I missed. कुछ okay, motor vehicle block credit please, one more. अरे मोटर व्हीकल ब्लॉक क्रेडिट में कोई दिक्कत ही नहीं है मैम, आपको गाड़ी की क्रेडिट नहीं मिलेगी. आप ऐसे सोचो, गाड़ी की क्रेडिट नहीं मिलेगी. 13 सीटर के नीचे है तो गाड़ी की क्रेडिट नहीं मिलेगी. कहाँ मिलेगी? अगर आप यूज करते हो फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ कार, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, या गाड़ी सिखाने में. तो डायरेक्टर्स की जो लंबोगिनी होती है उसकी गाड़ी की क्रेडिट नहीं मिलेगी. दैट्स इट. यही रेस्ट्रिक्शन है, और कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं गाड़ी में. जो अपने बात करते थे कि 40 सीटर बस होती है जो फैक्ट्री के लिए लोगों को उठा के लाती है, दे के आती है, सबकी क्रेडिट मिलेगी. अब सबकी क्रेडिट मिलेगी. राइट. ओके. व्हाट इफ यू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में तो कोई रेस्ट्रिक्शन रहा ही नहीं. दैट्स द रीजन आई पॉइंटेड आउट कि the amendment changed the language of the 17 subsection 5 altogether.
There is no restriction in transportation of goods. Vehicles used for transportation of goods. Dumper, JCB, all crates are all available. The amendment is only for the purpose of for this purpose कि डंपर जेसीबी पे आप क्रेड 100% ले सकते हो, राइट? टीवीएस वाले केस में 50 रुपए में मिलेगा। भाई सर, आप क्रेडिट तो इनवॉइस के ऊपर लोगे ना, तो क्रेडिट आपने 100 रुपया पे 100 रुपया प्लस जीएसटी पेमेंट किया, वो पूरी क्रेडिट मिल जाएगी। आप 2 रुपया में बेचो, 50 रुपये में बेचो, आई एम नॉट बॉदर्ड। क्वेश्चन इज आईटीसी मिल जाएगी? हाँ, आईटीसी मिल जाएगी, राइट। अपने आगे बढ़ते हैं। आई विल जस्ट ट्राई टिल द स्लाइड आई कैन कवर, देन विल जंप टू क्वेश्चन आंसर सेशन। जो बात बाकी बच जाएगी विल टेक इट टुमारो, नो इश्यूज। ओके, so let's take this last because ये थोड़ा important है. We'll discuss it and then we'll come to question and answer sessions. तो construction of a immovable property, ध्यान से, हाँ, तो 17.5 सब clause C, सब clause D both are important. तो ये सब clause C के बारे में बता रहा है. Construction of immovable property other than plant and machinery. Plant and machinery को छोड़ दीजिए, उसको छोड़ के अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या बात कर रहा है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस. व्हाट इज वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस? सेक्शन 2 सबसेक्शन 119 डिस्कस्ड इलैबोरेटली ऑन फर्स्ट डे ऑफ द सेशन. सेक्शन 2 सबसेक्शन 119 वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस वो होता है जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं एंड देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन एनी अदर फॉर्म, in any form or in any such form, right? So work contract service except where it is an input service for further supply of goods, or work contract service, and goods or service received by a taxable person for construction of a immovable property on his own account, even when used in the course of furtherance of business. मैं आपको अपने भाषा में समझाता हूँ. मैं अभिषेक अग्रवाल अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस के लिए एक बिल्डिंग बनवा रहा हूं कि भैया ग्राउंड फ्लोर 500 स्क्वायर फीट की होनी चाहिए जहां पर मेरी सीए की ऑफिस चले. फर्स्ट फ्लोर शुड बी अ ऑफिस ओनली फॉर जीएसटी लिटिगेशन. सेकंड फ्लोर शुड बी एन एरिना ओनली फॉर हैविंग कॉन्फ्रेंसेस ऑन जीएसटी, राइट? तो G+2 की मैं पूरी बिल्डिंग ऑफिस बना रहा हूं अपनी. सिनेरियो 1, मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और मैंने पूरी की पूरी काम उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देने बोला कि भैया तुम ये लैंड पकड़ो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दो एंड गिव मी मैम बात करते हैं, तो गिव मी अ सर्विस. उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगी. उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगी. 17.5 ब्लॉकिंग दैट एंटायर क्रेडिट. विज़ अगर मैं खुद जाता हूं, फर्नीचर, लकड़ी खरीदा, पेंट खरीदा, लाइट्स खरीदे, ग्लास खरीदा, एसी खरीदा, मैं सारा मटेरियल, सारे गुड्स खुद खरीदता हूं और मैं जाके किसी को बोलता हूं कि सर आप खाली अपना लेबर ले आओ. सो आई एम प्रोक्योरिंग ऑन माई अकाउंट गुड्स एंड सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इस गुड्स एंड सर्विस की क्रेडिट भी मुझे नहीं मिलेगी. सो मैं अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाने के लिए कोई भी गुड्स या सर्विस यूज करता हूं या फिर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस यूज करता हूं, तो उसमें मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी. इसमें 2 पॉइंट है. प्लांट एंड मशीनरी को हटा दिया इन्होंने एंड इन्होंने स्ट्रेच आउट किया कि कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स, आप कुछ भी सोचो, रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, ऑल्टरेशन और रिपेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन. टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन. इसका मतलब अगर आप कैपिटलाइज करोगे तो ही क्रेडिट ब्लॉक्ड है. अगर आप कैपिटलाइज नहीं करोगे तो क्रेडिट आपकी ब्लॉक नहीं है. इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने G+2 ऑफिस में एक और फ्लोर ऐड करना चाहता हूं. मैं बोलना चाहता हूं कि आई वॉन्ट टू हैव अ एंटायर फ्लोर so that when my clients come I can discuss undisturbed and my partners can also continue attending my clients undisturbed. So I want a good area. So अब वो फ्लोर बनाने में मेरा लेट्स से बहुत बड़ा खर्चा है, फॉर एग्जांपल रैंडम फिगर 1 करोड़ रुपीस.
तो वो 1 करोड़ रुपया को मैं रेवेन्यू में, पीएल में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डालूंगा या बैलेंस शीट में इसको कैपिटलाइज करूंगा? Sir, it actually depends on the amount of expenditure. For me, it's a capitalized it's expenditure to be capitalized. I cannot put as a revenue expenditure. The moment I put it as a revenue expenditure, income tax वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि भैया आपने प्रॉफिट मैनेज कर लिया, राइट? तो फॉर मी इट्स एक्सपेंडिचर टू बी कैपिटलाइज्ड. अगर मैं कोई खर्चा जो मैं गुड्स एंड सर्विस का कर रहा हूं अपने कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, या फिर मैं वो कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रहा हूं for the construction of a immovable property, then I am not eligible to take the credit provided I capitalize these expenses. Provided I capitalize these expenses. Means cement, etc. used for construction of any showroom, not eligible. If I lay down new tiles in my existing सर अगर आप नया टाइल्स बिछा रहे हो, दैट इज इमूवेबल, टिक. अब उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानोगे या कैपिटल एक्सपेंडिचर मानोगे, ये आपका कॉल रहेगा. अगर आप रेवेन्यू मानते हो, यू कैन टेक द क्रेडिट. अगर आप कैपिटलाइज करते हो, यू कैन नॉट टेक द क्रेडिट, राइट? अपने आगे बढ़ते हैं. ओके, रेस्ट्रिक्शन ऑफ आईटीसी और क्या क्या है? टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पेड अंडर सेक्शन 10. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो वाला. अच्छा, इसको डिस्कस करने के पहले अपने ख्याल इसी स्लाइड का लास्ट पैरा पढ़ लेते हैं, फिर विल कम टू अबव बुलेटिन्स. द प्लांट एंड मशीनरी जो प्रीवियस स्लाइड में हटाया गया था, वो क्या है? द प्लांट एंड मशीनरी मींस apparatus, equipment, machinery fixed to earth by foundation or structural support that are used for making outward supply of goods or service or both, and includes such foundation and structural support but excludes. वो क्या क्या exclude कर रहा है? Land, building or any other civil structure. टेलीकम्युनिकेशन टावर, जो आपकी वोडाफोन या एयरटेल की टावर है, दैट इज नॉट प्लांट एंड मशीनरी. पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, दैट इज नॉट प्लांट एंड मशीनरी. दे हैव क्लैरिफाइड. उसको छोड़ के आपकी जो भी प्लांट एंड मशीनरी है, वो अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हो, उसको अगर आप कैपिटलाइज करते हो, उस पर क्रेडिट मिलेगी. अगर आप टेलीफोन टावर, लैंड बिल्डिंग और अदर सर्विस स्ट्रक्चर्स या पाइपलाइंस आउटसाइड द फैक्ट्री लगाते हो, उसको कैपिटलाइज करते हो, तो उस पर क्रेडिट नहीं मिलेगी. अब अपने ऊपर वाले 5 बुलेटिन में आते हैं. टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पेड अंडर सेक्शन 10. सो मैंने कोई टैक्स पेमेंट किया अंडर सेक्शन 10, दैट इज कंपोजिशन सप्लायर को दिया, तो उसमें डेफिनेटली मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी. गुड्स और सर्विस आर बोथ रिसीव्ड बाय अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम. वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर मैं नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हूं और मैंने कुछ लिया है, तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा. गुड्स एंड सर्विस बोथ यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, डेफिनेटली क्रेडिट नहीं मिलेगी. इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटन ऑफ और डिस्पोज्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल्स, इसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी. अब इस पे अपने 2 घंटा डिस्प्यूट कर सकते हैं. गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, ठीक है. रिटन ऑफ, ठीक है. डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सप्लाईज, उस पे जीएसटी क्रेडिट इन्होंने एज पर 75 हटा दिया है. टुमारो विल डिस्कस रेलिवेंट जजमेंट्स और एडवांस रूलिंग, इनफैक्ट, कि ये कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, राइट? विल ऑल्सो डिस्कस द केसेस कि एक पे एक फ्री है, the more you buy, the more discount percentage you get. We'll discuss that scenario also. And any tax paid in accordance with the section 74, 129 and 130, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. फ्रेंड्स, खाली मैं इसको एक पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूं. मैं जब ई वेबल डिस्कस करूंगा, विल डिस्कस देन ऑल्सो. आप जब ई वेबल नहीं बनाते हो और माल भेजते हो, और आपकी माल अगर कन्फिस्केट होती है, यू आर लायबल टू पे इन टैक्स एंड पेनल्टी अंडर सेक्शन 74. तो आप जो टैक्स और पेनल्टी 74 में उस टाइम पे करते हो, तो उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलती है. प्लीज इंश्योर कि उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलती है, राइट? तो 74 इज दैट वाइटल कि आपको टैक्स पेमेंट भी करना पड़ेगा और आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, राइट? वी आर मूविंग फॉरवर्ड. ओके, जस्ट अ स्मॉल एडवांस रूलिंग.
The applicant is gift for silver coins to customer won't be eligible for ITC. Gift of silver coins, is it eligible for ITC or not? I've taken a very similar example. I've kept for discussion tomorrow. For you, yes, milega, but we'll discuss kaise milega tomorrow, right? So the applicant is running a business of operating a mall, whether GST paid on goods purchased for purpose of maintenance, repairs, etc. shall be admissible. So applicant क्या कर रहा है, वो एक business एक कर रहा है for operating a mall. So whether GST on paid or for all maintenance, क्या उसको credit मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? Let's see. It was held that the mall being an immovable property, ITC on goods purchased as marble, bricks, cement, paint, chemicals, sanitary items like wash basin and toilet accessories for the purpose of repairs and maintenance shall not be admissible to the applicant in terms of section 17(5) of CGST. Right? तो उसको credit नहीं मिलेगा. Right? Friends, we'll take a couple of slides more and then we'll jump to the query session. So wherever I am leaving today, I will continue from tomorrow, from there only. So eligibility and time limit of availing ITC. बहुत simple है, बहुत important है. Eligibility and time limit of ITC availment. Registered person admissible to take the ITC on supplies used or intended to be used in the course of furtherance of business. ITC amount will be credited to the electronic credit ledger earlier of annual return filing date or return filing date for the September of the following financial year. तो सितंबर मंथ का जो रिटर्न का डेट है वो, या फिर annual return, whichever is earlier. Person applied, friends, important है. If you have done my registration class, please connect this point. Person applied for registration within 30 days of becoming liable to registered and registration granted. अगर मेरा एग्जांपल याद हो आपको कि 1 अगस्त में उनका लाइबिलिटी आया था, वो 1 अगस्त से 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन का, तो जिस दिन उनको रजिस्ट्रेशन मिलेगा इट विल बी डीम्ड कि वो 1 अगस्त से एप्लीकेबल है. तो इसमें क्या बोल रहा है कि ITC अवेलेबल इन द रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट, सेमी फिनिश एंड फिनिश गुड्स कब से मिलेगा? On the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay the tax, right? तो अगर 1 अगस्त से वो लायबल हो रहे हैं तो 30 सितंबर का डेट का जो भी प्रोडक्ट्स है उनके पास उनको क्रेडिट मिलेगा, प्रोवाइडेड वो जो गुड्स है वो 1 साल के अंदर ही परचेज किया हुआ हो. प्रोवाइडेड वो 1 साल के अंदर ही परचेज किया हुआ हो. सेकेंड, अगर आप लाइबल ही नहीं हो एंड यू आर टेकन अ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, तो आपको सारे इनपुट, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स का क्रेडिट मिलेगा ऑन द डे इमीडिएटली जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन आता है. तो लेट्स से आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है आज से, तो आपको कल, आज 30 तारीख आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड हो रहा है, तो 29 मई के दिन आपके पास जो भी इनपुट्स फिनिश गुड्स एंड सेमी फिनिश गुड्स हैं उनकी क्रेडिट मिल जाएगी. अगेन प्रोवाइडेड कि वो सारी परचेजेस 1 साल के अंदर हुई हो. ओके, eligibility and time, again ITC element, registered taxable persons ceases to pay to composition tax, मतलब composition से वो आ रहा है रेगुलर में. So ITC available in respect of inputs, capital goods, semi-finished goods, finished goods on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax. Friends, pardon me, वो section 9 होगा, 8 गलती से चला गया. And where exempt supply become taxable supply, again exempt, मैं प्रोडक्ट में डील करता था, that was exempt supply, आज से वो taxable supply हो गया. So मुझे क्रेडिट मिलेगा, कब से मिलेगा? On the day immediately preceding the day on which supply become taxable. Let's say 30 मई से वो प्रोडक्ट पर्टिकुलरली टैक्सेबल हो गया, तो 29 मई को जो भी स्टॉक है वो मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, अगेन विद अ कंडीशन कि मुझे 1 साल के पहले की परचेज का नहीं मिलेगा. मुझे जो क्रेडिट मिलेगा वो कब तक मैं ले सकता हूं? ड्यू डेट ऑफ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और द एनुअल रिटर्न डेट whichever is earlier, right? So friends, वही चीज है जो चार्ट में मैंने समझाया, that is covered theoretically, same thing, nothing different. Okay, ये कुछ फॉर्म्स है, डिस्कस कर लेते हैं.
So purchase invoice should not be more than ITC 01. ITC 01 should not be more than 1 year. Declaration form in ITC 01 is to be filed within 30 days जब भी आप eligible हो credit लेने के लिए. And details of input held in stock, semi-finished stock, finished goods and capital goods to be furnished in ITC 01. You have to get it certified through a chartered accountant if the or a cost accountant if the amount is exceeding 2 lakh rupees. ये भी बहुत अच्छा चीज है कि जब there is a merger, there is a change in the constitution, there is a demerger, amalgamation, तो let's say ABC is not getting merged and becoming XYZ Limited. So ABC का credit सारा XYZ को मिल जाएगा. So ITC shall be apportioned in the ratio of the value of assets of the new units in case of demerger scheme. अगर अलग हो रहा है तो definitely वो distribute होगा. Transferor to submit certificate from a practicing chartered accountant certifying whether the sale or merger, demerger, amalgamation, lease transfer has been done with specific provision and for the transfer of the liabilities. So everything is on as the prescribed means. ये सर्टिफाई करना पड़ेगा बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. इसमें ITC 02 एक फॉर्म भरना पड़ता है. फ्रेंड्स प्लीज माइंड दिस ITC 02, yes sir, conversion of a company to LLP is also coming here. फ्रेंड्स LLP वाले को क्रेडिट मिल जाएगा, ITC 02 भरना पड़ेगा. फ्रेंड्स बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस ITC 02 इज वेरी वेरी मच डिफरेंट. जो लास्ट 3 दिन से आपके पास व्हाट्सएप में आ रहा होगा ITC 02A, that is very much different. We'll discuss that about that tomorrow. आज ये ITC 02 है, दिस इज अ डिफरेंट फॉर्म. ITC 02A जो अभी जो 3 दिन से व्हाट्सएप में घूम रहा है वो बहुत ही डिफरेंट फॉर्म है. लेट्स डिस्कस दैट. वो क्या चीज है? वो बोलता है कि पहले जीएसटी में देयर वाज समथिंग कॉल्ड बिजनेस वर्टिकल्स. अब वो हट गया. अब इज मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस. सो दैट ITC 02A is with respect to new business registration or new place of business, because there is a deletion of a concept of business verticals and insertion of a replacement of a concept of place of business, multiple place of business. So a company might have wanted to allocate credit to a specific place of business. तो उसके लिए ITC 02A आया था. वो अभी 3-4 दिन से जो एक्टिव हो गया जीएसटी पोर्टल में, उसका व्हाट्सएप आ रहा है. ये ITC 02 इज डिफरेंट. दिस ITC 02 इज डिफरेंट, राइट? Conversion, ma'am, all kind of conversion is taken care of. We will have a very elaborate discussion tomorrow with respect to death of a sole proprietor and the credit getting to the person who is taking the business. Okay, switching from a regular scheme to a composition scheme. ये उल्टा हो रहा है. मैं रेगुलर रजिस्टर था, अब मैं कंपोजिशन स्कीम रजिस्टर हो रहा हूँ. So eligible credit under earlier law carry forward in the return amount equivalent. मैं हिंदी में समझाऊं तो आप जब मर्ज कर रहे हो कंपोजिशन में, जब घुस रहे हो कंपोजिशन स्कीम में, सो जो भी आपकी क्रेडिट है वो लैप्स हो जाएगी, और जो भी आपका स्टॉक है फिनिश गुड्स है उसकी जो क्रेडिट आपने लिया था वो आपको क्रेडिट लेजर में से रिवर्स करना पड़ेगा या कैश में पेमेंट करना पड़ेगा. ये करने के बाद भी अगर आपको कोई भी बैलेंस रह जाता है क्रेडिट लेजर में, दैट इज ऑटोमेटिकली गेटिंग लैप्स. And a declaration is also going to be filed under ITC 03. That's it. Nothing else. Nothing else. Okay. Sale of capital goods. ये important है. I am sure इसमें लोग गलती भी कर रहे हैं. ये important है. So क्या है? Supply of capital goods on which ITC has been taken earlier. तो मैंने कोई capital goods खरीदा था और मैंने उस पर क्रेडिट ले लिया. जब मैं बेचूंगा तो मुझे क्या पे करना है? Higher of ITC availed earlier less 5% every quarter or tax on transaction value. So मतलब let's take example. अच्छा, अगर आप कोई भी रॉन्ग करते हैं उसमें कैलकुलेशन तो आपके ऊपर रिकवरी प्रोविजन दैट इज 74 एप्लीकेबल हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, परचेज डेट ऑफ अ लैपटॉप इज 1 Jan 2015. परचेज प्राइस 50,000 प्लस 10,000 रुपया टैक्स. सेल डे 5 May 2017. सेल ऑफ वैल्यू इज 10,000 रुपीज. सो माल कितना में बिक रहा है? 10,000 प्लस GST 18%, 1,800 रुपया. ये हो गया ट्रांजेक्शन वैल्यू. इसको किससे कंपेयर करना है? ITC अवेल 10,000 रुपीज माइनस 5% पर क्वार्टर, 10 क्वार्टर्स,
तो 5% आप करोगे तो 5,000 रुपया बनता है। सो विच एवर इज हायर, सो आपको ये टैक्स पे करना है, राइट। सो यूजुअली हमारे क्लाइंट्स में क्या होता है कि कैपिटल गुड्स बहुत साल चल जाता है, तो ये हमेशा परसेंटेज उल्टा हो जाता है। तो हायर इज ऑलवेज द ट्रांजेक्शन वैल्यू, बट यू हैव टू ऑलवेज कंपेयर दैट द ट्रांजेक्शन वैल्यू जीएसटी अमाउंट इज हायर और दिस calculation is higher, right? So 18 sub rule 6 subsection 6 is very important. Okay, this we can skip, nothing, same cheese, खाली forms है। Okay. Friends, I will take 2 minutes more, आज का agenda complete ही हो जाएगा, and then we'll come to question and answers, if you permit, 2 minutes more. Okay, right? सो इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत सिंपल है, बहुत समझते हैं। अब अपने बात कर रहे हैं कैलकुलेशंस की कि क्या हमें रिवर्स करना है, क्या हमें रिवर्स नहीं करना है। फ्रेंड्स, एकदम स्टोरी समझते हैं इसको। मेरे बुक्स में आज के दिन में क्रेडिट है 100 रुपया। मेरे बुक्स में टोटल आईटीसी, अभिषेक ने चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस दिया, लैंडलॉर्ड ने रेंट का बिल दिया, वोडाफोन ने फोन का बिल दिया, सबको ऐड कर लिया। क्रेडिट में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मेरे 2A में दिख रहा है 100 रुपया। दैट इज योर टी। लेट विजुअलाइज दैट एज टी। अब उसमें से कुछ होगा खर्चा जो एक्सक्लूसिवली बिजनेस में यूज नहीं हुआ हो। 6 फोन के बिल है, एक फोन मेरे मॉम यूज करती है, दैट इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, उसकी क्रेडिट में हटा दूंगा। एक फोन है जो मेरे बंदे को दिया हुआ है, जो सिर्फ एग्जेम्प्टेड सप्लाई करता है। लेट्स से वो मेरा एक बिजनेस है, उसका काम करता है जो है रेसिडेंशियल पर्पस फॉर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। लेट्स से रेसिडेंशियल ड्वेलिंग गिवन फॉर ऑन रेंट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, उसका काम करता है, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई करता है, तो वो वाला फोन का बिल का क्रेडिट भी मुझे नहीं मिलेगा। कोई भी जो अपने बात की मोटर व्हीकल, रेंटर कैब, जो भी और कोई भी खर्चा जो 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक करता है, वो क्रेडिट भी वो 100 रुपए से हटा दूं, राइट। एक्सक्लूसिवली जो मैं यूज कर रहा हूं, एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल पर्पस, जैसे मैं ये लैपटॉप यूज कर रहा हूं एंड ये लैपटॉप से मैं जो भी सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा हूं वो मैं जीएसटी में टैक्सेबल है, तो अगर वैसे मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं तो मैं वो भी हटा दूं इसमें से। तो अब क्या बचा, 100 रुपए में से मैंने T1 T2 T3 T4 हटा दिया, तो अब मेरे पास जो बचा वो है कॉमन क्रेडिट। इसका मतलब वो ये एक्सपेंसेस का क्रेडिट है जो मैं नो मैं एग्जाम सप्लाई में भी यूज कर सकता हूं, कर रहा हूं, कुछ कुछ हद तक बिजनेस में भी यूज कर रहा हूं। सो C1 इज सी मतलब C2 इज C1 माइनस T4, मतलब T1 T2 T3 को ऐड कर लिए तो C1 आ गया, एक डेरिवेशन निकाला C1, और C2 में कैसे निकाल रहे हैं, दैट इज कॉमन सप्लाई, तो दैट इज C1 माइनस T4, राइट। तो कॉमन क्रेडिट आ गया हमारा, दैट्स इट, दैट्स अ सिंपल कॉमन क्रेडिट। अब उस कॉमन क्रेडिट को हम और 3 जगह टेस्ट करेंगे। सिर्फ क्या टेस्ट करेंगे फ्रेंड्स, डोंट गेट कॉम्प्लेक्स, ये बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, जब प्रैक्टिकल यूज करेंगे तो एक्सेल शीट में बहुत सिंपली बनता है। सो हम वो जो कॉमन क्रेडिट आएगा हम पूछेंगे भाई आपका रेशियो क्या, चेक कर लेते हैं। तो जो कॉमन क्रेडिट है इनटू एग्जेम्प्टेड सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। सो यहां पर अगर कोई याद आ रहा होगा तो 17.3 में मैंने बताया था कि एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। एंड अब गवर्नमेंट जबरदस्ती बोलता है कि ये जो कॉमन क्रेडिट है ना, इसमें भी कुछ एक पोर्शन तो होगा जो आप बिजनेस में यूज नहीं कर रहे होंगे, दैट एक्सपेंसेस माइट बी नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। तो जबरदस्ती 5% ऑफ दिस कॉमन क्रेडिट को आप रिवर्स कर दीजिए। ये जबरदस्ती करवा रहा है, ये रूल में लिखा हुआ है, 5% ऑफ द एंटायर कॉमन क्रेडिट इज रिवर्स्ड। अब जो बचा C3, दैट इज C3 इज कॉमन क्रेडिट माइनस द फॉर्मूला थिंग, एंड ये इसको आप अल्टीमेटली क्रेडिट के तौर पे ले सकते हैं। सो इफ यू गो थ्रू दिस एग्जांपल, मैंने वो सारे चीज T1 T2 T3 D1 D2 वो सारे चीज यहां से लेस करके, जस्ट फॉर एग्जाम ये एक केस है, उसका सॉल्यूशन है।
सो इफ यू सी, तो टोटल इतना उनका वो रिवर्स करके क्रेडिट लिया हुआ है, राइट? सो इट्स अ वेरी मैथमेटिकल थिंग, वी ऑल आर डूइंग दिस राइट नाउ। एंड खाली इसमें एक कैच है, इट्स अ लास्ट स्लाइड, एक कैच है, रूल 42 and rule 43. Rule 42 talks about inputs, reversal of credit of inputs. Rule 43 talks about reversal of credit with respect to capital goods. Rule 42 में एक चीज लिखा हुआ है कि could be आप ये जो कैलकुलेट कर रहे हो, आपका मार्च महीने का क्रेडिट था 100 रुपया, आपने गलती से लिया 80 रुपया, तो जो 20 रुपया आपने नेक्स्ट मंथ लिया, तो जो 20 रुपया नेक्स्ट मंथ लिया उसमें भी रेशियो कैलकुलेट करना था, तो आपने नहीं किया बिकॉज आपने क्रेडिट कम लिया। तो आप हर मंथ ये कैलकुलेट जरूर कर लो, बट साल के एंड में आप वापस रन करना T1 T2 T3 T4 D1 D2, अब वापस रन करना और फिर फिगर चेक करना। अगर आपने जितना रिवर्स किया है वो एडिशन और ये एडिशन ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज जो डिफरेंस है वो आप जरूर वापस रिवर्स करना। ये लिखा हुआ है रूल 42 में, बट रूल 43 में ये नहीं लिखा हुआ है। रूल 43 फॉर कैपिटल गुड्स, वो जब देखेंगे बहुत सिंपल है, 5% ऑफ द एवरी क्वार्टर, दैट्स इट, कोई टर्नओवर वगैरह बेसी नहीं है। बट उसमें ये चीज नहीं लिखा हुआ है कि आपको साल के एंड में वापस ये वाला रिकैलकुलेट करना है, बट रूल 42 में लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, आई हैव completed the today's agenda, whatever I have thought